सादर वंदे मित्रों, मैं सवाई सिंह एक बार पुनः आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए मां शारदे से ये वंदना करता हूं कि आपको जल्द ही सक्सेस दे। साथियों, भारतीय इतिहास की उत्कृष्ट कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। साथियों, बहुत सारे सवाल आज तक पूछे गए विभिन्न कॉम्पिटिशनों के माध्यम से और बताना चाहूँगा साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं, इसकी प्रारंभिक जानकारी है, इसके खोज हैं, इसके प्रमुख जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं किन नदियों के किनारे हैं और इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, जाति का नाम, इन सब के बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं। ये एकमात्र एक ऐसा चैप्टर है तो 2 से 4 पार्ट्स के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है। साथियों, कम से कम इस सेगमेंट से लगभग 500 सवाल अपने कंपटीशन के प्रिपेयर होते हैं, जो अगर आप बेसिक लेवल में देखना चाहते हो या डीपली लेवल में देखना चाहते हो तो बहुत सारे सवाल इसके निकल कर सामने आते हैं। साथियों, आज का अपना जो चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। साथियों, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानकारी लेंगे कि कालक्रम जो भारतीय इतिहास का या फिर विश्व इतिहास का जो कालक्रम है, इस कालक्रम के चैप्टर के अंदर ये सभ्यताओं का जो दौर है इसे किस कालक्रम के चैप्टर में पढ़ा जाता है। साथियों, ये सबसे पहले जानकारी लेनी बहुत ही जरूरी बताई जाती है। शुरू करने जा रहे हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। पहली बात साथियों, सभ्यताओं का दौर सभ्यताओं का जो दौर है ये कालक्रम के किस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलता है। तो साथियों, मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में हमें सभ्यताओं के बारे में जानकारी पढ़ने को मिलती है। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, जिसे आद्य प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। आद्य प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसमें हमें सभ्यताओं का जानकारी पढ़ने को मिलता है। साथ ही बताना चाहूँगा साथियों, आज का अपना चैप्टर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे रिलेटेड की सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की सबसे पुरातन सभ्यताओं में से एक है। साथ ही पूछा जा सकता है कि विश्व में और कौन कौन सी जो सभ्यताएं पनपी हैं, तो इनमें जैसे नील नदी की सभ्यता, जिसे मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सीरियन सभ्यता, और इन सबसे पुरातन जो सभ्यता है इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसका समय लगभग लाख वर्ष ईसा पूर्व से लगाकर 5000 ईसा पूर्व तक का समय हमें देखने को मिलता है। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है ये भी हम पढ़ने वाले हैं। वैसे कालक्रम के ऊपर विभिन्न प्रकार के आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने अलग अलग से मत दिए हैं, किसका मत सबसे ज़्यादा मान्य है ये भी हमें पढ़ना है। लेकिन साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम शुरू कर रहे हैं इसकी प्रारंभिक जानकारी के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी प्रारंभिक जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी प्रारंभिक जो जानकारी है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। साथियों, प्रारंभिक जो जानकारी है वो हमें किन के माध्यम से मिली है, किस व्यक्ति ने इसके ऊपर सबसे पहले फोकस यानी प्रकाश डाला है, ये हम जरूर जानेंगे। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनके ऊपर प्रकाश डालने वाले जो प्रमुख यूरोपियन एक आर्कियोलॉजिस्ट बताए जाते हैं, जिसका नाम है चार्ल्स मैसन जो है, इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है साथियों। तो पुस्तक का नाम बताया जाता है द नैरेटिव ऑफ जर्नी नामक पुस्तक में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता। चार्ल्स मेसन ने द नैरेटिव ऑफ जर्नी नामक अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी। अपने पुस्तक के माध्यम से चार्ल्स मेसन ने नैरेटिव ऑफ जर्नी जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा था इन्होंने 1826 ईस्वी। 1826 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की, जिसमें हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। प्रारंभिक जानकारी का जो हम बात कर रहे हैं साथियों, तो प्रारंभिक जानकारी चार्ल्स मेसन ने बताई। उसके बाद में दूसरी जो जानकारी है हमें किससे प्राप्त होती है, ये बात हम शेयर कर लेते हैं। तो दूसरी जानकारी हमें मिलती है ब्रिटिश औपनिवेशिक काल। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल, ब्रिटिश औपनिवेशिक यानी उपनिवेश का काल, अर्थात जिस समय भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, उस समय ब्रिटिश उपनिवेश के समय रेलवे निर्माण, इन उपनिवेशों के द्वारा रेलवे क्रम का निर्माण शुरू किया गया और रेलवे बनाया जा रहा था लाहौर टू कराची। अब लाहौर टू कराची रेलवे का निर्माण करने के लिए औपनिवेशिक भारत के तहत प्रमुख दो ब्रिटिश अधिकारियों को एक काम मिला, जिसे बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है। बर्टन बंधुओं के नाम भी अक्सर पूछे जा सकते हैं साथियों, अपने को इनके नाम याद रखने हैं। तो पहला नाम है जेम्स बर्टन और दूसरा नाम बताया जाता है विलियम बर्टन। जेम्स बर्टन व विलियम बर्टन ने लाहौर टू कराची जो रेलवे का निर्माण कार्य चल रहा था, ये इनकी सानिध्य में चल रहा था। उस समय जो उत्खनन हुआ है साथियों इस क्षेत्र का, उत्खनन से हड़प्पा कालीन ईंटें प्राप्त हुई। हड़प्पा कालीन ईंटें प्राप्त हुई। अब हड़प्पा कालीन ईंटें प्राप्त हुई, लेकिन सभ्यता स्थल से अनभिज्ञ जेम्स बर्टन व विलियम बर्टन ने अपने जो मजदूर हैं, इन मजदूरों को ये ज्ञापन दिया कि उत्खनन में जो भी ईंटें निकली हैं, आप उन्हें रेलवे की पटरी निर्माण जो है इसके उपक्रम में काम ले ले। अर्थात जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन जो दोनों भाई बताए जाते हैं, यह सभ्यता से अनभिज्ञ, सभ्यता स्थल से अनभिज्ञ बताए जाते हैं और इन्हें जानकारी प्राप्त नहीं थी। लेकिन उत्खनन में जो ईंटें मिली है साथियों, बताना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो ईंटें प्राप्त होती हैं, इनका अगर अनुपात देखा जाए तो 4:2:1 इनका आकार हुआ करता था। अब हम बात करते हैं तीसरी जानकारी कि हड़प्पा क्षेत्र जो है, इनका सबसे पहले जो दौरा करने वाला प्रमुख एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसे बताया जाता है, उसका नाम भी पूछा जा सकता है, उसका दौर भी पूछा जा सकता है। तो नाम आता है साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इनका जो समय बताया जाता है 1853 ईस्वी से लगाकर 1856 ईस्वी के दौरान ये ब्रिटिश उपनिवेशक अर्थात अंग्रेजों के प्रमुख एक अधिकारी रहे थे। और अलेक्जेंडर ने सर्वप्रथम हड़प्पा क्षेत्र जो है क्षेत्र का दौरा किया। हड़प्पा क्षेत्र का सर्वप्रथम इन्होंने दौरा किया। लेकिन साथियों बताना चाहूँगा, कनिंघम जो है, इनका ये दौरा जो है, यह क्षेत्र का दौरा ये असफल घोषित हुआ, इससे कोई रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया था। अब हम बात करते हैं साथियों
अगली जानकारी के बारे में। तो अगली जानकारी जो है इसमें हमें जॉन मार्शल के बारे में पढ़ने को मिलता है। नंबर 4, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो हैं इन्हें उपनिवेशवादी जो काल हैं, ब्रिटिश उपनिवेश जो काल हैं, इसमें सर्वेक्षण डायरेक्टर, पुरातात्विक विभाग जो है इसका सर्वेक्षण डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। सर्वेक्षण डायरेक्टर ऑफ इंडिया, सर्वेक्षण डायरेक्टर ऑफ इंडिया, सर्वेक्षण डायरेक्टर ऑफ इंडिया इनको नियुक्त किया गया था। और इनके नेतृत्व में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ। क्या हुआ साथियों? उत्खनन किया गया। सवाल पूछा जा सकता है कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में सर्वप्रथम किन पुरातत्वविदों के द्वारा हड़प्पा क्षेत्र का उत्खनन किया गया? तो हड़प्पा क्षेत्र का उत्खनन करने वाले थे दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में, अर्थात जॉन मार्शल के मार्गदर्शन में हड़प्पा क्षेत्र का उत्खनन कार्य शुरू किया। साथियों सवाल मोहनजोदड़ो का भी पूछा जा सकता है, तो बताना चाहूँगा मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया गया राखलदास बनर्जी के द्वारा ये किया गया था। राखलदास बनर्जी के द्वारा ये उत्खनन कार्य शुरू किया गया था। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई? तो लिखना है अपने को भारतीय पुरातात्विक विभाग जो है, जो पुरानी वस्तुओं को संग्रह करता है, उनकी जानकारी लेता है, टाइम पीरियड के बारे में भी जानकारी लेता है और स्पष्ट ऐतिहासिक जानकारी भी लेता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग जो है साथियों, इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और बताना चाहूँगा साथियों कि अगर इनका मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय बताया जाता है नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है। साथियों मैं आपको ओरल यानी थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनमें किन किन पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने काम किया, जैसे अर्नेस्ट मैके हैं, विलियर हैं, जॉन मार्शल हैं, राखलदास बनर्जी हैं, MS वत्स हैं और गोपाल मंजूमदार हैं और लक्ष्मण जोशी। बहुत सारे नाम हमें देखने को इसमें मिलते हैं साथियों प्रारंभिक जानकारी हमने हड़प्पा सभ्यता की ले ली, कई सवाल इनसे निकलते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं साथियों? तो बताना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनका जो अन्य नाम है, इनमें इन्हें हड़प्पा सभ्यता, चूंकि ताम्रयुगीन सभ्यता और इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें जो व्यक्ति या फिर जो लोग पाए जाते थे इस सभ्यता के दौरान यह किस धातु से परिचित थे? तो नाम आता है तांबा जो है इस धातु से परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और तांबा कैसे बनाया जाता है? तो साथियों बताना चाहूँगा कांसा प्लस जस्ता, कांसा और कुछ मात्रा मिलाई जाती है जस्ते की, जिससे बनता है आपके तांबा अर्थात ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका काल यानी समय कौन सा बताया जाता है जिस समय यह सभ्यता फली फूली रही होगी? तो सभ्यता का काल जो है साथियों हम सर्वमान्य मत पढ़ लेते हैं। सर्वमान्य मत जो आपके कार्बन 14
कार्बन 14 पद्धति के अकॉर्डिंग इसका समय निर्धारित जो किया गया है, समय जो बताया गया है, ये बताया गया है साथियों 2300 ईसा पूर्व से लगाकर ये समय बताया जाता है 1750 ईसा पूर्व। 2300 ईसा पूर्व से लगाकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय बताया जाता है। सवाल पूछा जा सकता है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनका समय का आंकलन किस पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था? तो नाम आता है D.P. अग्रवाल। D.P. अग्रवाल के अनुसार ये सबसे पहले समय दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। साथियों बताना चाहूंगा कि कार्बन 14 पद्धति क्या होता है? तो कार्बन 14 पद्धति के जरिए ही किसी भी पुरानी वस्तुओं, पुरातन वस्तुओं का समय निर्धारित किया जा सकता है। तो बताया जाता है साथियों कि जब तक कोई भी वस्तु इस नेचर के अंदर जीवित दशा में रहती, अवस्था में रहती है, तो ही इज द एक्सेप्ट इन द नेचर, वो नेचर यानी प्रकृति से कुछ मात्रा में कार्बन को एक्सेप्ट करती है। जैसे ही वह वस्तु मतलब खराब हो गई है, दब गई है, कट गई है, जल गई है, तो ऐसी स्थिति में वो एक्सेप्ट करने की जगह कार्बन को प्रकृति में छोड़ना, रिलीज करना शुरू कर देती है। और जिस अवस्था में उस वस्तु को खोदा जाता है, उत्खनन के दौरान उसे प्राप्त किया जाता है, उस वस्तु में जो कार्बन की मात्रा बची होती है उसके अकॉर्डिंग ही कार्बन 14 पद्धति काम करती है। साथियों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है सभ्यता के निर्माता के बारे में। सभ्यता के निर्माता, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता जो किस जाति को निर्माता के रूप में देखा जाता है? तो साथियों बताना चाहूंगा द्रविड़ जाति। द्रविड़ जाति के लोगों को ही इस सभ्यता का प्रमुख निर्माता बताया जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनकी समय समय पर कौन कौन सी राजधानियां बनी हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनकी प्रमुख जो राजधानियां हमें देखने को मिलती हैं, उनमें सर्वदा सबसे पहली जो राजधानी हमें देखने को मिलती है साथियों उसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा। दूसरी जो राजधानी देखने को मिलती है इसका नाम है मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, जिसे सिंध का नकलिस्तान भी कहते हैं, सिंह का बाग भी कहते हैं, चील का टीला भी कहते हैं, मर्तकों का टीला भी कहते हैं। तीसरा और अंतिम इनकी जो राजधानी देखने को मिलती है इसका नाम बताया जाता है कालीबंगा। कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। साथियों थोड़ा सा समय मैं और लेना चाहता हूँ, साथ ही इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर पूछा जाए हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, तो हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंध नदी और कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे बसा था। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं कि सभ्यता का विस्तार। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं, कई बार इससे सवाल पूछे गए हैं। सभ्यता का विस्तार, सभ्यता का विस्तार अगर हम बात करें साथियों तो हमें जानकारी मिलती है इस दौरान इंडस वैली सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके क्षेत्रफल या विस्तार के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका उत्तर दिशा में सबसे अंतिम जो क्षेत्र उत्खनित किया गया था उसका नाम बताया जाता है मांडा। मांडा जो है यह पड़ता है कश्मीर में। कहाँ पड़ता है साथियों? कश्मीर में पड़ता है। बात करें अगर हम दक्षिण क्षेत्र की, तो दक्षिण में जो अंतिम क्षेत्र बताया जाता है साथियों इसे दयमाबाद के नाम से जाना जाता है। और दयमाबाद जो है यह महाराष्ट्र में पड़ता है। बात करते हैं पश्चिम क्षेत्र की, तो पश्चिम जो क्षेत्र हैं यहाँ पर अंतिम जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है साथियों उसका नाम बताया जाता है आपके सूत कागेडूर। सूत कागेडूर, सूत कागेडूर जो पड़ता है आपके बलूचिस्तान में
और बलूचिस्तान जो है ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। तो पश्चिम क्षेत्र की तरफ सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम ठिकाना बलूचिस्तान। बात करें पूर्व क्षेत्र की, तो पूर्व क्षेत्र में नाम आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर नामक जो क्षेत्र है ये पड़ता है यूपी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीरपुर। साथियों, पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर में फैला था? तो उत्तर से लगाकर दक्षिण ये जो क्षेत्र, अगर बात किलोमीटर की करें फैलाव की, तो बताया जाता है 1400 किलोमीटर। और बात करें पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ, तो ये बताया जाता है 1600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि ये चारों क्षेत्र जो हैं ये किन किन नदियों के किनारे पनपे थे, ये हम बात कर लेते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा मांडा के बारे में। मांडा जो है कश्मीर में जो स्थित है ये चिनाब नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे स्थित था। बात करें दहमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है साथियों, यह किस नदी के किनारे था? तो नाम है नदी का प्रवरा नदी। प्रवरा नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है साथियों? तो यह सहायक नदी बताई जाती है गोदावरी की। और गोदावरी जो है इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण की गंगा के नाम से भी इसको उपमा दी जाती है। बात करते हैं बलूचिस्तान या सूत कागेडोर किस नदी के किनारे था? तो नदी का नाम बताया जाता है द्वाश्क नदी के किनारे बताया जाता है सूत कागेडोर। बात करते हैं साथियों आलमगीरपुर की, तो आलमगीरपुर जो है यह हिंडन नदी के किनारे बताया जाता है। किस नदी के किनारे बताया जाता है साथियों? आलमगीरपुर जो है यह हिंडन नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। हिंडन नदी के किनारे देखने को मिलता है। साथियों, अब हम बात करते हैं इस सभ्यता का टोटल ऑल ओवर बात करें क्षेत्रफल की, तो बताना चाहूँगा साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका कुल क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है 12.94 लाख वर्ग किलोमीटर। 12.94 वर्ग किलोमीटर ये बताया जाता है संपूर्ण इस सभ्यता का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं साथियों कि ये जो सभ्यता हमने पढ़ी है साथियों, इस सभ्यता में इसके प्रमुख उत्खनिज क्षेत्र कौन कौन से बताए जाते हैं, इसे सिंधु नाम क्यों मिला है, इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे साथियों। साथ ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के बारे में भी बात करेंगे। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, यह हम बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र को सैंडल क्षेत्र क्यों नाम पड़ा है, इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। अब हम साथियों जानकारी लेते हैं कि इस क्षेत्र को सिंधु सभ्यता क्षेत्र क्यों नाम पड़ा है। तो बताना चाहूँगा कि चीन से निकलकर उत्तर भारत की सबसे लंबी चौड़ी नदी जिसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, जो चीन से निकलकर अरब सागर अपना अंतिम गंतव्य क्षेत्र बनाती है साथियों। अब इस क्षेत्र के अंदर पनपने के कारण और स्थायित्व होने के कारण इस सभ्यता स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि हमने साथियों जान लिया है, लेकिन सिंधु नदी जो है अर्थात इसे सिंधु नदी तंत्र बनने में कौन कौन सी नदियां, इसकी सहायक नदियां बताई जाती है साथियों, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सिंधु की जो सहायक नदियां हमें पढ़नी है, तो इसमें सबसे पहली जो नदी हमें देखने को मिलती है, यहाँ हम लिख लेंगे इसको सिंधु की जो सहायक नदी है, इसकी पहली जो नदी है उसका नाम बताया जाता है साथियों झेलम नदी। क्या नाम? झेलम।
झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु तंत्र की दूसरी जो नदी है इसे साथियों चिनाब के नाम से जाना जाता है। सिंधु तंत्र की तीसरी जो नदी है साथियों इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु की तीसरी जो सहायक नदी है इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी के बाद में अगली नदी का नाम है व्यास नदी। व्यास नदी के बाद में अगली जो नदी बताई जाती है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी बताई जाती हैं, उसे सरस्वती के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। अंतिम और एक नदी जिसे सतलज के नाम से जाना जाता है। सतलज के नाम से इसे जाना जाता है। साथियों वैदिक काल में हमने इन नदियों के प्रारंभिक रूप भी पढ़े थे, नाम भी पढ़े थे। सिंधु जो वेदों में सबसे चर्चित और वर्णित नदी बताई जाती हैं, झेलम, चिनाब जिसका प्राचीन नाम अश्कनी, रावी का पुरुषनी, व्यास का विस्तता, सरस्वती का शतुद्री और सतलज का शतुद्री के नाम से इसे जाना जाता है। और बताना चाहूँगा साथियों ये जो सिंधु नदी तंत्र है, इन 7 नदियों का जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, इन नदियों के क्षेत्र के नाम ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा है आपके सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है और सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम के कारण ही इस क्षेत्र का नाम, इस भौगोलिक उपक्रम का नाम सिंधु नदी या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। और बताना चाहूँगा साथियों कि इस नदी तंत्र में अफगानिस्तान से कुरमू हैं, काबुल हैं और साथ में एक और नदी आकर मिलती है जिसे सोहन नदी के नाम से जाना जाता है। सोहन नदी जो अफगानिस्तान से आकर सिंधु की सहायक नदी बनती है, इसके कारण सोहन के पास में जो सभ्यता पनपी है उसे सोहन सभ्यता के नाम से भी साथियों जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के बारे में हम जानकारी लेते हैं साथियों। तो सबसे पहले जो हमें नाम देखने को मिलता है पुरातात्विक स्थल का, इसे हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के नाम से जाना जाता है नंबर 2। दूसरा जो क्षेत्र या पुरातात्विक स्थल देखने को मिलता है साथियों, इसे मोहनजोदाड़ो के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है साथियों पुरातात्विक स्थल के रूप में, इसे कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा। साथियों समय के साथ में ये चैप्टर बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं और विभिन्न प्रकार के कंपटीशनों के अंदर साथियों इनसे बहुत सारे डीपली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साथियों। मैंने भरसक प्रयास किया जितना भी डीपली आपको इन क्वेश्चन के माध्यम से ले जा सकूं उतनी पूरा का पूरा प्रयास मैं जरूर करूंगा। नंबर 4 चौथा जो क्षेत्र बताया जाता है साथियों पुरातात्विक स्थल जो है, इसे चहुंदड़ो के नाम से जाना जाता है। चहुंदड़ो के नाम से जाना जाता है। 5वां जो क्षेत्र हमें पढ़ने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन क्षेत्र है, उसे लोथल के नाम से जाना जाता है। लोथल के नाम से जाना जाता है। नंबर 6 छठा जो पुरातात्विक स्थल है, इसे रंगपुर के नाम से जाना जाता है। रंगपुर के नाम से जाना जाता है। 7वां जो पुरातात्विक स्थल हमें सिंधु घाटी सभ्यता का देखने को मिलता है साथियों, इसे सूतकागे डोर के नाम से जाना जाता है। सूतकागे डोर। जैसा कि साथियों मैंने पहले बताया कि बहुत सारे डीपली क्वेश्चन भी हमें इन चैप्टर से देखने को मिलता है साथियों। तो मैं बताना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं
इनसे उत्खनन में हमें कौन सी चीज़ें मिली हैं, प्रमुख एक उत्खनित स्थल की खोज किसने की है, इसका उत्खनन किसने किया है, अमुक एक सभ्यता स्थल जो है उत्खनित स्थल है किस नदी के किनारे मिला है। ऐसे सवाल अक्सर इस सभ्यता से पूछे जाते हैं, देखने को मिलते हैं। तो सूत कागेडोर के बाद में अगली जो सभ्यता स्थल है साथियों उसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा के बाद में नंबर 8वां इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल जो हमें बताया जाता है साथियों, इसका नाम बनवाली के नाम से इसे जाना जाता है। 9वां जो पुरातात्विक स्थल हमें देखने को मिलता है साथियों, इसे सूरकोटड़ा के नाम से जाना जाता है। सूरकोटड़ा के नाम से जाना जाता है। आज तक इन्हीं चैप्टरों से सवाल पूछे गए हैं, चाहे इनका उत्खनित क्षेत्र हो, उत्खनित समय हो, नदी के किनारे पूछा गया हो, या उत्खनन करता हो या खोज करता, या फिर विभिन्न साक्ष्यों के बारे में उत्खनित में कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। और अंतिम हम क्षेत्र ले लेते हैं सूरकोटड़ा के बाद में साथियों, नाम है रोपड़ के नाम से इसे जाना जाता है। थोड़ी सी छुटपुट सी जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा हर एक पुरातात्विक स्थल के बारे में साथियों। इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है इसकी बहु विस्तृत जानकारी हम लेंगे साथियों। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि इससे एक भी चैप्टर आपके छूटे नहीं। तो साथियों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 1 में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी के बारे में पढ़ा, साथ ही सर्वेक्षण डायरेक्टर या फिर पुरातात्विक विभाग के बारे में भी पढ़ा, साथ ही हमने सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नामों के बारे में पढ़ा, सभ्यता का काल पढ़ा, हमने सभ्यता के निर्माताओं के बारे में पढ़ा और सभ्यताओं की जो राजधानी है उनके बारे में पढ़ा। सभ्यता जो है इनका क्षेत्रफल भी हमने साथ में पढ़ा, साथ ही सभ्यता के प्रमुख जो पुरातात्विक स्थल जो हैं इन चीज़ों का हमने संक्षिप्त अध्ययन किया। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खनित क्षेत्रों की डिटेल पढ़ेंगे। धन्यवाद।